नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर गोरखपुर के पोर्टल पे एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शिक्षक पात्रता के अंतर्गत विगत वर्षों से लगातार पूछा जा रहा है। तो उस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हम लोग बहुत ही डीपली डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या। आइए देखा जाए। ठीक, उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है क्या? ब्लूम टैक्सोनॉमी ना, जिसको हम लोग ना, उस महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम क्या है? ब्लूम टैक्सोनॉमी, जिसको हम लोग हिंदी में ब्लूम का वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। अब ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत बीएस ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे पक्षों के बारे में बात किया। तो उन्हीं पक्ष के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले। चलिए देखते हैं। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि बीएस ब्लूम महोदय का जो पूरा नाम है, उनका पूरा नाम बेंजामिन ब्लूम है। क्या नाम है उनका? बेंजामिन ब्लूम। और बेंजामिन ब्लूम महोदय ने शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और वर्गीकरण की जो संख्या बताई है उन्होंने, वह कितनी बताई है? तो 3 बताई है। कितनी संख्या बताई है? 3। जिसमें सबसे पहला प्रश्न तो आपका यही बार बार पूछता है कि ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण है आपके ऑप्शन में 2, 3, 4, 6, तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक, अब इन 3 पक्षों के अंतर्गत बेंजामिन ब्लूम महोदय किन किन पक्षों को लेते हैं उनके बारे में देखते। ठीक, जिसमें से जो सबसे पहला पक्ष है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉग्निटिव डोमेन के नाम से जानते हैं। अब इसी संज्ञानात्मक पक्ष को आप देख रहे हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष भी कहा जाता, और इसी को हम बौद्धिक पक्ष के नाम से भी जानते हैं। ठीक, वहीं पे जो दूसरा पक्ष बताया गया है वह भावात्मक पक्ष है, जिसको इंग्लिश में हम लोग अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इफेक्टिव नहीं, अफेक्टिव डोमेन ना। अब इसी अफेक्टिव डोमेन अर्थात भावात्मक पक्ष को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम संवेदनात्मक पक्ष भी कहते हैं। अब तीसरे पक्ष के बारे में यदि बात किया जाए तो जो तीसरा पक्ष आपको दिख रहा है वो क्रियात्मक पक्ष है, जिसको इंग्लिश में हम लोग साइकोमोटर डोमेन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब इस क्रियात्मक पक्ष के बहुत सारे नाम आपको दिख रहे हैं, जिसमें इस पक्ष को हम मनोशारीरिक पक्ष भी कहते हैं, इसे हम मनोगामक पक्ष भी कहते हैं, और इसे ही को हम मनोगत्यात्मक पक्ष के नाम से जानते हैं। अर्थात बेंजामिन ब्लूम ने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कितने पक्ष बताए? तो 3 पक्ष बताए ना। और कौन कौन से पक्ष बताए? तो संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, और तीसरा कौन सा है? क्रियात्मक पक्ष। चलिए, अब इन तीनों के बारे में हम लोग बहुत ही डीपली देखने वाले हैं, और वहाँ से जो जो प्रश्न पूछते हैं आपके एग्जामिनेशन में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन कब? जब आप पूरा पढ़ लेंगे तब ना। तो चलिए बात करते हैं। देखते हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कहा क्या गया। देखिए। ठीक, अब संज्ञानात्मक पक्ष, जिसको हम ज्ञानात्मक पक्ष या फिर बौद्धिक पक्ष भी कह रहे हैं, तो इसके अंतर्गत ब्लूम महोदय ने कहा क्या कि इसके अंतर्गत आने वाला व्यक्ति या बालक ना समस्त बौद्धिक कार्यों को संपादित करता हुआ पाया जाएगा। अब बौद्धिक कार्य का मतलब क्या? कि वह व्यक्ति या बालक चिंतन करने की क्षमता का विकास करेगा ना। इसी के साथ साथ स्मृति जैसी क्षमता का क्या करेगा? विकास करेगा। इसी के साथ साथ कल्पना जैसी क्षमता का क्या करेगा? विकास करेगा। इसी के साथ साथ कहा गया क्या कि समस्त मानसिक शक्तियों का पाया जाएगा क्या? विकास। किस अवस्था के अंतर्गत? तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत। ठीक,
अब ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत जहाँ पे हमें इतनी सारी बातें देख रही हैं, तो इन बातों का यदि कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन मात्र यही निकलेगा कि इस अवस्था के अंतर्गत जो भी बातें होंगी वो चिंतन प्रक्रिया पर क्या होंगी, आधारित होंगी। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि समस्त बातें मानसिक शक्तियों पर होगी, क्या आधारित होगी। अब मानसिक शक्तियों में हम चिंतन जैसे पॉइंट को भी लेते हैं, तो जिसके आधार पर ना ज्ञानात्मक पक्ष या फिर संज्ञानात्मक पक्ष या फिर बौद्धिक पक्ष को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसको हम चिंतन करने का पक्ष भी कहते हैं। अच्छा, अब प्रश्न आपसे ये पूछ दे यदि, और पूछा हुआ प्रश्न है ना, तो प्रश्न आपसे ये पूछ दे कि चिंतन करने का पक्ष का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा, आपके एक संज्ञानात्मक पक्ष से हो जाएगा, जिसको आप ज्ञानात्मक या बौद्धिक पक्ष के नाम से भी जानते। अब देखिए, चूंकि ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत इन समस्त बातों को हम देख रहे हैं, तो इस पक्ष के अंतर्गत बीएस ब्लूम ने वर्गीकरण किया ना, और वर्गीकरण की जो संख्या बताई वह बताई है कितनी, 6 बताई है। कई बार प्रश्न पूछा है आपके एग्जामिनेशन में, प्रश्न ये पूछता है कि ब्लूम टैक्सोनॉमी या ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष के कितने वर्गीकरण हैं, तो कितने हो जाएंगे, 6। अब वो 6 वर्गीकरण कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते ना, देखते हैं कौन कौन से हैं। ठीक, अब जो 6 वर्गीकरण है उसके संदर्भ में यदि सबसे पहला देखा जाए तो वो कहा गया कि होगा क्या, ज्ञान। दूसरा कहा क्या कि समझ या फिर बूझ, जिसको आप ये कह सकते हैं क्या कि ज्ञान के बाद आएगा क्या, समझ या बूझ। तीसरा जो बताया गया वो बताया गया अनुप्रयोग, और चौथा जो बताया गया वो बताया गया क्या, विश्लेषण, और पांचवा जो बताया गया वो संश्लेषण, और छठवां जो बताया गया वो बताया गया क्या, मूल्यांकन ना। लेकिन यह जो वर्गीकरण आप देख रहे हैं वो 1956 का वर्गीकरण है ना। कब का वर्गीकरण है, 1956 का, जिसमें उन्होंने बताया क्या कि ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, और लास्ट में उन्होंने लिया क्या, मूल्यांकन। ठीक, लेकिन इस वर्गीकरण में संशोधन किया गया, अर्थात मॉडिफिकेशन किया गया। और मॉडिफिकेशन कब किया गया, तो 2001 में किया गया है क्या, मॉडिफिकेशन। किस डोमेन के अंतर्गत, तो कॉग्निटिव डोमेन के अंतर्गत ना। अब मॉडिफिकेशन के आधार पे क्या कहा गया कि एज इट इज 1956 वाले कॉन्सेप्ट में जहाँ पे नीचे ज्ञान को रखा गया, तो यहाँ पे भी रखा गया किसको, ज्ञान को। दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हैं 1956 में समझ एवं बूझ को रखा गया, तो यहाँ पे भी 2001 में मॉडिफिकेशन के आधार पे किसको रखा गया, समझ एवं बूझ को। 1956 में आप देख रहे हैं कि अनुप्रयोग है तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे भी रखा गया किसको, अनुप्रयोग को। 1956 के अंतर्गत आप देख रहे हैं विश्लेषण है, तो यहाँ पे भी यानी कि 2001 में जो मॉडिफिकेशन हुआ वहाँ पे भी रखा गया किसको, विश्लेषण को। लेकिन 1956 के अंतर्गत आप 5वें स्थान पे संश्लेषण को देख रहे हैं, लेकिन जब मॉडिफिकेशन किया गया तो वहाँ पे 5वें स्थान पे मूल्यांकन को कर दिया गया, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 6वें स्थान पे मूल्यांकन है, मतलब अप डाउन कर दिया किस मॉडिफिकेशन में, तो 2001 के मॉडिफिकेशन में। अब मॉडिफिकेशन में जब अप डाउन किया तो मूल्यांकन को नीचे कर दिया और संश्लेषण को कर दिया गया क्या, ऊपर। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है यहाँ पे कि यदि आप यूपी टेट के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, यदि आप सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, या फिर आप पीआरटी के एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, तो कभी भी 2001 के मॉडिफिकेशन के आधार पे नहीं पूछा गया, बल्कि अभी तक वहाँ पे जो प्रश्नों का कॉन्सेप्ट रखा गया है वो 1956 के कॉन्सेप्ट पे ही रखा गया।
लेकिन यदि आप एजुकेशन से पीजीटी का पेपर देने जा रहे हैं, यदि आप एजुकेशन से जीआईसी का पेपर देने जा रहे हैं, यदि आप एजुकेशन से यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको मॉडिफिकेशन के आधार पे ही प्रश्न पूछेगा और प्रश्न को कोरिलेट कर देगा किससे? कॉग्निटिव डोमेन से। ठीक, अब देखते हैं इसके अलावा क्या क्या बातें कही गई इसके अंतर्गत ना। चलिए बात कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखें तो ज्ञान के अंतर्गत ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत कहा क्या गया। ज्ञान को यहाँ पे आप बड़ी स्पष्ट तरीके से देख रहे हैं कि सबसे नीचे रखा गया है। तो ऐसी बात कही भी किसने? ब्लूम महोदय ने। इन्होंने कहा क्या कि ज्ञान का जो अभिप्राय है वो मात्र किस प्रणाली पर आधारित है? तो रटंत प्रणाली पर आधारित है ना। अब रटंत प्रणाली का अभिप्राय ब्लूम का ये था कि जितनी भी चीजें हम रटते हैं या फिर जो भी विषय वस्तु हम सिर्फ और सिर्फ रट रहे हैं वो विषय वस्तु समस्त कहा जाता है? ज्ञान के अंतर्गत जाता है। किस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत? तो ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। किस पक्ष के अंतर्गत बात कर रहे हैं? तो ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बात करें। ठीक, अब रटंत प्रणाली पर यदि आधारित है तो हम रटते क्या क्या है ज्यादातर ना। तो हम देखेंगे तो हम पहाड़ा रटते हैं ना, मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, लेकिन हम समझते नहीं है कि मतलब 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 आया कैसे। ठीक, इसी तरीके से हम किसी भी एक परिभाषा को रट लेते हैं ना, लेकिन हम कभी भी नहीं समझते कि आखिर इस परिभाषा का अभिप्राय क्या है। ठीक, इसी तरीके से हम बहुत सारे सूत्रों को रटते हैं। जैसे आप लोगों ने बुद्धि लब्धि का सूत्र रटा होगा ना कि बुद्धि लब्धि इसका तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। लेकिन क्या आपने कभी ये समझा कि मानसिक आयु कहाँ से आया, वास्तविक आयु कहाँ से आया और किसने इस बुद्धि लब्धि के सूत्र को दिया ना। तो खैर वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ज्ञानात्मक पक्ष में जो सबसे निम्न कोटि के स्तर पर रखा गया वो कौन हो जाएगा? तो ज्ञान हो जाएगा, जिसके आधार पर ना ज्ञान को कहा गया क्या कि यह न्यूनतम स्तर पर है ना। किस स्तर पर है? न्यूनतम। न्यूनतम ना स्तर पर है। अब यदि आपसे प्रश्न ये पूछे कि संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत न्यूनतम स्तर पर कौन है, आपके ऑप्शन में ज्ञान दे दे, समझ दे दे, अनुप्रयोग दे दे, मूल्यांकन दे दे, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा। आ जाइए। ठीक, वहीं पे ज्ञान के पश्चात आप देख रहे हैं क्या कि दूसरा जो पद बताया गया है या फिर दूसरा जो वर्गीकरण बताया गया है वो समझ बूझ बताया गया। इसके अंतर्गत बीएस ब्लूम ने कहा क्या कि इसके अंतर्गत आने वाला जो व्यक्ति है वो अधिगम करता है, और अधिगम किस आधार पर करता है? तो समझ के आधार पर करता है। किसके आधार पर? समझ के आधार पर। अब यदि व्यक्ति समझ के आधार पर अधिगम अर्थात सीख रहा है तो क्या आवश्यकता पड़ने पर वह उस विषय वस्तु का प्रयोग नहीं कर लेगा? कर लेगा। अर्थात कहा गया क्या कि समझ के आधार पर ना, किसके आधार पर? समझ के आधार पर प्रयोग करना ना, और वह प्रयोग करना किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो अनुप्रयोग के अंतर्गत आ जाएगा। अब जब व्यक्ति या बालक ने समझ के आधार पर प्रयोग कर लिया तो क्या वह उस प्रयोग किए गए विषय वस्तु का वर्गीकरण नहीं कर लेगा? बिल्कुल कर लेगा। मतलब प्रयोग के आधार पे यहाँ पे बालक क्या करना सीख जाएगा? वर्गीकरण करना सीख जाएगा ना। अब जब बालक ने वर्गीकरण कर लिया तो क्या वह उस वर्गीकृत किए हुए विषय वस्तु को एकत्रित नहीं
कर लेगा? कर लेगा मतलब यदि उसको आवश्यकता लगती है तो वह उस विषय वस्तु को अपने अनुसार एक जगह इकट्ठा भी कर लेगा। अब यदि इतनी प्रोसेस से कोई गुजरा है तो क्या उस व्यक्ति या बालक में निर्णय लेने की क्षमता का विकास नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो जिसके आधार पे बोला गया क्या कि मूल्यांकन के अंतर्गत जाते जाते व्यक्ति या बालक में ना निर्णय लेने की क्षमता का होता है क्या? विकास। और निर्णय लेने की क्षमता का संबंध भी मानसिक शक्तियों से ही है, अर्थात बौद्धिक पक्ष से है, अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष से है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ज्ञानात्मक पक्ष से है। अब मतलब यह बात तो स्पष्ट हो गया कि ज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत कितने वर्गीकरण किए गए? 6 वर्गीकरण किए गए। और ज्ञानात्मक पक्ष को ही हम किस पक्ष के नाम से जानते हैं? तो चिंतन करने का पक्ष भी कहते हैं। ठीक, अब इसके बारे में बात करने के लिए आई थिंक आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जो किया गया 2001 के मॉडिफिकेशन के आधार पे, तो यहाँ पे संश्लेषण को नीचे कर दिया गया और मूल्यांकन को कर दिया नहीं। संश्लेषण को यहाँ पे क्या किया गया इसके आधार पे कि संश्लेषण को ऊपर 1956 के अंतर्गत और मूल्यांकन को कर दिया गया क्या? नीचे। लेकिन किस ड्यूरेशन में? तो 2001 में। ये तो था ब्लूम टैक्सोनॉमी का पहला पक्ष। अब हम लोग दूसरे पक्ष की तरफ बढ़ते ना, देखते हैं दूसरा पक्ष क्या कह रहा है। तो दूसरा जो पक्ष है हमारा, वो आप देख रहे हैं कि भावात्मक पक्ष है ना। और भावात्मक पक्ष को इंग्लिश में हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। इसी भावात्मक पक्ष को हमने पहले ही देखा कि संवेदनात्मक पक्ष भी कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत। तो बीएस ब्लूम महोदय ने भावात्मक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए कहा क्या कि इसके अंतर्गत आने वाला ना जो भी विषय वस्तु या जो भी कंटेंट होगा, उन सब का संबंध किससे है? भावात्मक पक्ष से है। और भावों को हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं ना। तो जिसके आधार पर इस पक्ष को अनुभव करने का पक्ष भी कहा गया है। अर्थात यदि प्रश्न आपसे ये पूछ ले कि अनुभव करने के पक्ष का संबंध किससे है, और आपके ऑप्शन में पहला ऑप्शन संज्ञानात्मक पक्ष दिया हो, दूसरा ऑप्शन भावात्मक पक्ष दिया हो, और तीसरा ऑप्शन क्रियात्मक पक्ष दिया हो, और चौथा नन ऑफ दिस अर्थात इनमें से कोई नहीं दिया हो, तो वहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? भावात्मक पक्ष। अब देखिए, भावात्मक पक्ष को स्पष्ट करने के लिए बीएस ब्लूम महोदय ने इस पक्ष का भी वर्गीकरण किया ना। किसका? भावात्मक पक्ष का। और भावात्मक पक्ष के वर्गीकरण करने के पश्चात इसकी जो संख्या बताई है वह कितनी बताई है? 5 बताई है। संज्ञानात्मक पक्ष की कितनी थी? 6। और भावात्मक पक्ष की कितनी है? 5। अब वो 5 कौन कौन से हैं इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला जो पक्ष बताया गया वह बताया गया क्या? ग्राह्यता अर्थात रिसीविंग आप कह सकते हैं। दूसरा जो बताया गया वह अनुक्रिया ना, जिसको आप रिस्पॉन्डिंग कहते हैं। तीसरा जो बताया गया वो आकलन, जिसको आप वेल्विंग कहते हैं ना। और चौथा जो बताया गया वो व्यवस्थीकरण या फिर संगठन, जिसको आप ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक। और वहीं पे जो पांचवा बताया गया वो चारित्रीकरण है, जिसको आप निरूपण भी कहते हैं, जिसको हम कैरेक्टरिज्म कहते हैं। मतलब आप देख रहे हैं कि भावात्मक पक्ष के अंतर्गत बेंजामिन महोदय ने भावात्मक पक्ष के कितने वर्गीकरण बताए? 5। और भावात्मक पक्ष में जो सबसे पहला है वो ग्रहण है, दूसरा जो है वो अनुक्रिया है, तीसरा जो है वो आकलन है, चौथा जो है वो व्यवस्थीकरण है, और पांचवा जो है वो क्या है? चारित्रीकरण। मतलब ये जितने भी वर्गीकरण आपको दिख रहे हैं उन सब का संबंध किस पक्ष से है? भावात्मक पक्ष से है। अब देखिए, यहाँ पे जो सबसे पहला जो पक्ष दिख रहा है वो ग्रहण है, अर्थात हम इसको अनुकरण भी कह सकते हैं।
अब जब भी कोई व्यक्ति या बालक ना किसी के व्यवहार को अनुकरण करता है तो निश्चित तौर पे वो अनुकरण करने के पश्चात उस व्यवहार का प्रदर्शन भी करता है, अर्थात उस व्यवहार को वो व्यक्त भी करता है। अब मनोविज्ञान की भाषा में उसे यहाँ पे कह दिया गया क्या, अनुक्रिया ना। अब जब व्यक्ति ने अनुकरण किया तत्पश्चात उसने क्या किया, अनुक्रिया किया। तो अनुक्रिया करने के पश्चात ना वो बहुत तरीके की अनुक्रिया करेगा, मतलब सकारात्मक भी कर सकता है और नकारात्मक भी करेगा। तो यदि सकारात्मक किया तो और यदि नकारात्मक किया तो वह उस व्यवहार या अनुक्रिया का क्या करेगा, आकलन करेगा। अब जैसे ही वह उस व्यवहार या अनुक्रिया का आकलन करेगा तो वैसे ही वह अच्छे वाले व्यवहार को व्यवस्थीकरण कर देगा ना। अब जैसे ही वो सकारात्मक अर्थात अच्छे वाले व्यवहार को व्यवस्थीकरण करेगा वैसे उसके चारित्र्य का क्या होगा, विकास होगा। और इस तरीके की प्रक्रिया को डिफाइन किया किसने, ब्लूम महोदय ने ना। जिसको किस पक्ष में उन्होंने डिफाइन किया, तो भावात्मक पक्ष के अंतर्गत डिफाइन किया। यहाँ से आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछता है वो ये पूछता है कि भावात्मक पक्ष के कितने वर्गीकरण हैं, तो कितने हैं, 5। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि अनुभव करने का पक्ष है, तो अनुभव करने का पक्ष कौन सा हो जाएगा, भावात्मक पक्ष हो जाएगा। कौन सा पक्ष हो जाएगा, भावात्मक ना। यदि यहाँ से प्रश्न पूछा तो कह देगा क्या कि भावात्मक पक्ष का सही क्रम है, तो ग्रहण है, अनुक्रिया है, आकलन है, व्यवस्थीकरण है और क्या कह देगा, चारित्रीकरण है। ये तो ब्लूम टैक्सोनॉमी अर्थात ब्लूम के वर्गीकरण का दूसरा पक्ष था। अब हम लोग बिना देर किए ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत तीसरे पक्ष की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि तीसरा पक्ष क्या था। चलिए, तीसरा पक्ष आप देख रहे हैं, तो तीसरे पक्ष को हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं ना। अब क्रियात्मक पक्ष को इंग्लिश में हम साइकोमोटर डोमेन कह रहे थे, ठीक। अब देखते हैं तो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत ब्लूम महोदय ने बताया क्या कि व्यक्ति या बालक के व्यवहार को लिया जाता है, अर्थात व्यवहार के द्वारा ही क्रिया का क्या होता है, प्रदर्शन होता है। तो मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्रियात्मक पक्ष जो है वो व्यवहार के करने का पक्ष है ना, व्यवहार के करने का पक्ष। और व्यवहार के करने के पक्ष का संबंध किससे हो जाएगा, तो क्रियात्मक पक्ष से हो जाएगा ना। प्रश्न कई बार पूछा है आपके एग्जामिनेशन में कि व्यवहार के करने के पक्ष का संबंध है, आपके ऑप्शन में संज्ञानात्मक देगा, भावात्मक देगा, क्रियात्मक देगा, तो किससे संबंधित हो जाएगा, क्रियात्मक पक्ष से। अब देखिए, अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए बीएस ब्लूम ने क्रियात्मक पक्ष का भी वर्गीकरण किया और वर्गीकरण की जो संख्या बताई है वो बताई है कितनी, 6 बताई है। अर्थात ज्ञानात्मक पक्ष में भी कितने वर्गीकरण थे, 6 ना। क्रियात्मक पक्ष में भी कितने वर्गीकरण दिखे, 6। लेकिन भावात्मक पक्ष में वर्गीकरणों की जो संख्या दिखी थी वो दिखी थी कितनी, 5। अब देखिए, जो 6 वर्गीकरण बताया है बीएस ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत, यदि उसके अंतर्गत बात किया जाए तो जो सबसे पहला पक्ष बताया है वह बताया है क्या, उद्दीपक। दूसरा जो पक्ष बताया है वह बताया है क्या, कार्य करना अर्थात अनुक्रिया। तीसरा जो पक्ष बताया है वो है क्या, नियंत्रण ना। चौथा जो पक्ष बताया है वो है क्या, समन्वय अर्थात तालमेल बैठाना। पांचवा जो पक्ष बताया वो क्या है, स्वाभाविकरण ना। और लास्ट में आपको दिख रहा है क्या, आदत अर्थात हैबिट। अब देखते हैं कैसे बात कर रहे हैं क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत। तो आप लोगों को पता होगा कि उद्दीपक का कार्य क्या होता है, तो उद्दीपक का कार्य होता है क्या, उत्तेजना को बढ़ाना ना। अब यदि किसी व्यक्ति या बालक में
उत्तेजना प्रबल है तो निश्चित तौर पे वो अपने व्यवहार का प्रदर्शन करेगा, अर्थात क्रिया करेगा। और क्रिया किस तरीके का करेगा? तो वह कार्य करके करेगा, जिसको आप अनुक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, अब जैसे ही उत्तेजक और अनुक्रिया होगी, वैसे ही इन दोनों के मध्य स्थापित होगा क्या? नियंत्रण स्थापित हो जाएगा ना। अब यदि नियंत्रण स्थापित हो गया तो निश्चित तौर पे उस व्यक्ति या बालक ने समन्वय बैठा लिया, अर्थात उस विषय के साथ उसने बैठा लिया है क्या? तालमेल। जैसे ही तालमेल बैठा लिया वैसे ही उसके स्वभाव में आ जाएगा। अब यदि इन समस्त प्रक्रियाओं से व्यक्ति गुजर रहा है तो क्या उसकी आदत में नहीं आ जाएगा वो व्यवहार? निश्चित तौर पे आ जाएगा। और यही बात तो कह रहे थे कौन? ब्लूम। किस टैक्सोनॉमी के अंतर्गत? तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। आई होप कि आप लोगों को सारे पॉइंट्स बड़े ही क्लियर तरीके से समझ में आएंगे ना। मतलब ब्लूम के वर्गीकरण के अंतर्गत 3 पक्ष बताए गए, जिसमें पहला हमने देखा कौन सा? तो संज्ञानात्मक पक्ष देखा ना। पहला हमने कौन सा देखा? संज्ञानात्मक पक्ष देखा। दूसरा हमने कौन सा देखा? तो दूसरा हमने भावात्मक पक्ष देखा। कौन सा पक्ष देखा? भावात्मक पक्ष। और वहीं पे तीसरा जो हमने देखा वो कौन सा देखा? तो क्रियात्मक पक्ष देखा। अब देखते हैं इन तीनों पक्षों से जितनी पॉसिबिलिटीज होगी प्रश्नों की, उनमें से कुछ प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे ना। तो चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि सबसे पहला प्रश्न ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या है? तो पहला प्रश्न ये है कि ब्लूम और दूसरे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार ना शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है ना। मतलब हमने पढ़ा अभी ब्लूम टैक्सोनॉमी, तो उसके अंतर्गत प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लूम और दूसरे मनोवैज्ञानिकों के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों का क्षेत्र नहीं है। अब नहीं है में क्या? तो पहला क्या दिया है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, जो कि है। दूसरा क्या दिया है? सामाजिक क्षेत्र ना। तीसरा क्या दिया है? भावात्मक क्षेत्र, जो कि है। और वहीं पे चौथा क्या दिया है? क्रियात्मक क्षेत्र। मतलब नहीं है वाला ऑप्शन होगा सही, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया क्या? बी वाला, जो कि है क्या? सामाजिक क्षेत्र। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न जो है वो है क्या? कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है। अच्छा, किसका पूछ रहा है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर। अब देखें, संज्ञानात्मक क्षेत्र का यदि न्यूनतम स्तर ज्ञान है तो उच्चतम स्तर क्या हो जाएगा? तो मूल्यांकन हो जाएगा। होगा कि नहीं ना। तो उच्चतम स्तर हमारा क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। अब अपने प्रश्न पे आ जाते ना, प्रश्न देखते हैं। ठीक, अब प्रश्न क्या पूछा था? कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर है, तो ज्ञान न्यूनतम स्तर है, संश्लेषण जो कि हो नहीं सकता ना, विश्लेषण ये भी नहीं हो सकता, बचा क्या? मूल्यांकन। मतलब इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? मूल्यांकन। हमने आपको बहुत ही क्लियर तरीके से बताया कि जब भी यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट में पूछता है तो 1956 के आधार पे ही हम बात करते। अब आप सोच रहे होंगे कि संश्लेषण को क्यों नहीं सही किया गया? क्योंकि आपके यूपी टेट, सी टेट और पीआरटी के अंतर्गत संश्लेषण वाले ड्यूरेशन को सही नहीं माना गया, क्योंकि संश्लेषण का कॉन्सेप्ट कब उच्चतम रखा गया था? तो 2001 में रखा गया था। लेकिन ऐसा तो कहा नहीं गया, हमने बात क्लियरली कही कि वह कॉन्सेप्ट का है तो 1956 के कॉन्सेप्ट को ही आयोग के द्वारा माना गया है क्या? सही। तो उसके आधार पे यदि बात करें तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? डी, अर्थात मूल्यांकन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। अगला प्रश्न भी अपने आप में बहुत ही मजेदार प्रश्न है, क्योंकि प्रश्न हमारा है क्या? कि व्यवहार का करना पक्ष ना, किसका पक्ष? व्यवहार का करना पक्ष इसमें सम्मिलित है। मतलब पूछ रहा है किसमें सम्मिलित है क्या? व्यवहार का करना पक्ष। अब देखते हैं, तो पहला जो
ऑप्शन है वो ज्ञान के मनोशारीरिक क्षेत्र है, पढ़ा है हमने। अगला भी देख लेते, ज्ञान के आचारणीय क्षेत्र मतलब किसी भी तरीके से नहीं हो सकता, ज्ञान के भावात्मक क्षेत्र ये भी नहीं हो सकता, और ज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र ये भी नहीं होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो संबंध है वो चिंतन से है, हमने पीछे देखा, ठीक। भावात्मक क्षेत्र का जो संबंध है वो अनुभव से है, ये भी हमने पीछे देखा। इसके बारे में तो कहीं बात ही नहीं कहेगी, बचा हमारे पास ऑप्शन क्या, ए। तो मतलब इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि मनोशारीरिक का जो कॉन्सेप्ट है वो किससे है, व्यवहार से है, और प्रश्न हमारा यही तो पूछ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या, करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते। अगला जो प्रश्न है वो पेडागोजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, चलिए देखते हैं। आप देख रहे हैं कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक छात्र अपने सहकर्मी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है, मतलब क्रोधी टाइप के हैं ना, और स्कूल के मानदंडों के अनुरूप नहीं है। इस छात्र को इसमें मदद चाहिए, ठीक। अब देखिए, तो पहला जो दिया है वो संज्ञानात्मक पक्ष है, अब आक्रामक है बालक, ध्यान रखिएगा। तो संज्ञानात्मक पक्ष से आक्रामक का क्या मतलब, कोई संबंध नहीं, मतलब ये हो जाएगा क्या, गलत। दूसरा क्या है, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। अब मनोगत्यात्मक का मतलब क्या, व्यवहार के पक्ष से है, तो इसमें भी हो जाएगा क्या, गलत, ठीक। दिख रहा है क्या, भावात्मक पक्ष, और नीचे दिख रहा है उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, तो संज्ञानात्मक का संबंध जब चिंतन से है तो ये भी हो जाएगा क्या, गलत। बचा हमारे सामने क्या, भावात्मक क्षेत्र, और भाव को ही व्यक्त करने की प्रक्रिया कोई अंतर्गत हम किसको देते हैं, तो आक्रामक को भी लेते हैं, क्योंकि आक्रामक स्थिति भी भावात्मक पक्ष से ही जुड़ी हुई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी, अर्थात भावात्मक क्षेत्र। आगे बढ़ा जाए। अगला जो प्रश्न है वो है क्या, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती, मतलब विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती, किस पक्ष के अंतर्गत, तो संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन दिया है वर्गीकृत करना, अर्थात वर्गीकरण करना। दूसरा ऑप्शन दिया है अंतर करना, तीसरा ऑप्शन दिया है वर्णन करना, और चौथा ऑप्शन दिया है क्या, पहचान करना। अच्छा, हमने जब ब्लूम टेक्सोनॉमी के अंतर्गत पहला पक्ष पढ़ा, तो पहले पक्ष में हमने जो पढ़ा था वो संज्ञानात्मक पक्ष ही था। संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत बीएस ब्लूम महोदय ने 6 वर्गीकरण तैयार किया था। अब 6 वर्गीकरण में से उन्होंने एक जो वर्गीकरण दिया था वो विश्लेषण का भी दिया था, और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि विश्लेषण का अभिप्राय क्या होता है, वर्गीकरण करना ना। तो प्रश्न भी तो यही पूछ रहा है कि विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है किस पक्ष में, तो संज्ञानात्मक पक्ष में। तो मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, वर्गीकृत करना। आई होप कि आपको सारी बातें बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगी। फिर भी यदि कोई डाउट का सेशन हो या फिर किसी तरीके का कोई प्रश्न हो, तो आप सभी जाएंगे कहाँ पे, बुद्धा कोचिंग सेंटर, हरिओम नगर, गोरखपुर के पोर्टल पे ना, और वहाँ पे कमेंट्स के माध्यम से अपने सुझाव और अपने डाउट्स को भेजेंगे ना। और इसी के साथ साथ आप सभी लोग बुद्धा कोचिंग सेंटर हरिओम नगर के चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।